हमने सोचा कि भाई एग्ज़ाम रिजल्ट आ गया, वो बोलेंगे आ जाओ नीट दे दो। अच्छा। पर ये पता नहीं कि 4 महीने पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, उसके बाद ये सब करना होता है। पहले तो मैं सोचता था अच्छा एग्ज़ाम के बाद 1 महीना तो ठीक है, 30 दिन 30 चैप्टर हो जाएगा नीट ऐसे हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि बीएससी कर लेते हैं। अच्छा, एमबीबीएस का सपना छोड़ दिया आपने? मैंने वहाँ छोड़ दिया था। मैं क्या अगर होगा तो बीएससी के साथ साथ देख लेंगे, अगर होना होगा तो ठीक है, वरना छोड़ देते। क्या है, नहीं बने। जून के अंदर मैं बीएससी के एग्ज़ाम दे रहा हूँ हाँ। और सितंबर में मैं नीट दे रहा हूँ मैं दोनों कर रहा था। तो कोचिंग वालों ने एक नया सिस्टम शुरू करा कि आप एक रूम सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से लाइब्रेरी टाइप्स बना दिया। लाइब्रेरी टाइप्स बना दिया कि आप यहाँ आके पढ़ो। और उन्होंने मतलब एक अपनी तरफ से एक टीचर भी छोड़ दिया वहाँ पे, जो आप पे नज़र रखेगा आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स, जहां पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। आज हमारे साथ हैं वरुण शर्मा, जो करंटली अभी एक एमबीबीएस स्टूडेंट है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में। सो वेलकम वरुण, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो बायो में इंटरेस्ट था आपका, मतलब पढ़ते थे तो, या फिर वो इजी हो जाती थी बस इसलिए ले लिया? नहीं, हमें 11th में वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। ठीक है। तो वो पढ़ते पढ़ते मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता था, मतलब ये क्यों हुआ, ऐसा अगर खाना ऐसे पचता है, सही है यार। राइट। तो वो सब पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत मेरे को बायो में इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा। मतलब बोटनी नहीं पसंद थी मुझे, पेड़ पौधे पत्ती ये सब नहीं पसंद था। हाँ। मुझे फिजियोलॉजी और ये सब मतलब जूलॉजी ज़्यादा पसंद थी। अच्छा। तो फिर उसके साथ मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो फिर बायो के बाद तो मेन तो वही होता है कि एक बार डॉक्टर बन के देखते हैं। हाँ। नीट दे के देखते हैं, नहीं होता तो अलग बात है, करके देखते हैं। तो आपने फिर इसलिए सोचा कि नीट? फिर मैंने सोचा नीट देते हैं। राइट। तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, मतलब मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ, बट मेरी फैमिली राजस्थान में रहती है। मैं यहाँ रिलेटिव्स के पास रहता था। एजुकेशन आपकी यहीं से हुई? हाँ, मेरी तो एजुकेशन 11th-12th आपने यहीं से किया? 11th-12 मेरे को घर वालों ने यहाँ 2nd क्लास में यहाँ भेज दिया था। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल था और वो मतलब इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक को तो भेज देते हैं, बाकी चलो यहाँ पढ़ लेंगे। राइट। फिर एक को तो कुछ बना देते हैं, क्या पता ही बन जाए। तो इस चक्कर में उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। 2nd क्लास में आ गए थे? हाँ, मैं यहाँ 2nd क्लास में आ गया था। ठीक है। तो 11th-12th में जब आप पढ़ रहे थे तो आपका माइंड तो क्लियर था कि नीट करना है। हाँ। तो आपका बेसिकली स्केड्यूल क्या रहता था? आप अटेंडिंग स्कूल में थे, नॉन अटेंडिंग? हाँ, मैं अटेंडिंग स्कूल में था। मेरे को 11th-12 मैंने पूरी स्कूलिंग से की, क्योंकि मेरे घर में कोई था नहीं ऐसा जो जेई या नीट कराओ। राइट। तो मुझे पता ही नहीं था कोचिंग होती है। फादर की क्या आपकी एजुकेशन है? फादर मेरे ग्रेजुएट है। अच्छा अच्छा। हाँ। उन्हें भी मतलब वो भी राजस्थान से है, तो उन्हें भी इतना कुछ पता नहीं था। उन्हें तो अभी भी नहीं पता कि नीट क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है। उन्हें तो लगता अच्छा इलाज करता है डॉक्टर बस। ठीक है। हाँ, तो आपका शेड्यूल मेरा ये था, मैं स्कूल जाता था सुबह 3-4 बजे हमारा स्कूल खत्म होता था। अच्छा। मैं आता था, अपना होमवर्क वगैरह करता था। तो मैं एक मतलब ब्राइट स्टूडेंट था 11th-12th में। मतलब शुरू से ही थे? हाँ, शुरू से मैं था। तभी उन्हें लगा कि शायद ये डॉक्टर बन सकता है। तो उन्होंने मतलब मेरे को गाइड मतलब बोला कि हाँ तुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा। कैसे बनना है हमें नहीं पता। अच्छा। क्या करना है वो भी हमें नहीं पता, तू देख ले, तेरे को जैसे करना है सपोर्ट हम कर देंगे। हाँ। तो उस हिसाब से फिर मैं पूछ लेता था, पर कोचिंग का मुझे इतना आइडिया था नहीं। तो 11th-12th में आपको कोचिंग नहीं ले रहे थे या? नहीं, मैंने ना ट्यूशन ली ना कोचिंग ली। मैंने 11th-12th खुद से की थी। अच्छा, नाइस। तो ऑनलाइन कोई रिसोर्सेज यूज करते थे? ऑनलाइन था ही नहीं, मतलब फ़ोन वगैरह घर वालों ने दिलाया नहीं था। वो था बटन वाला, उसमें तो क्या ही होता है। ठीक है। बाकी कंप्यूटर में थोड़ा बहुत करते थे, पर उसमें नॉलेज ही नहीं थी कि ये सर्च करना हो, तो पता ही नहीं था। तो नॉर्मल 11th-12th निकल गए हमारे ऐसे। और गाइडेंस देने के लिए? गाइडेंस के लिए उस टाइम कोई था ही नहीं। कोई भी नहीं था। राइट। तो नीट के एग्जाम के बारे में लेकिन आपको सब पता चल गया था? नीट का बाद में पता चला कि हाँ भाई डॉक्टर। अब फिर थोड़ा सर्च किया कि डॉक्टर कैसे बनते हैं जी। तो उसमें आया कि आपको नीट देना होगा। ठीक है। फिर नीट में इतने मार्क्स पे आएंगे जनरल कैटेगरी में तो आपको मिलेगा। हाँ। तो उसके बाद फिर पूछा तो किसी ने गांव से ही किसी ने बताया। अच्छा। मतलब हमारे आस पड़ोस में। हाँ। कि कोचिंग करनी पड़ती है इसके लिए, ऐसे नहीं होता। अच्छा, कोचिंग तो है ही। कोचिंग करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता। मैं लगा भाई कह रहा हो तो सही होगा। तो फिर मैं कोचिंग के लिए गया 12th के बाद। अच्छा, 12th में क्या परसेंटेज था आपका? 12th में मेरा था 91%। अच्छा, तो बिना कोचिंग के आप 91% तक ले आए थे। तो उस टाइम पे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, मतलब जैसे 91% आ गए? तो पेरेंट्स का हाँ अच्छा है, तो कर सकता है, एक बार ट्राई तो कर। हाँ। उस साल नीट दिया था आपने? नहीं, उस साल मैं नहीं दिया था नीट। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि मतलब फॉर्म पहले भर जाते 4 महीने पहले, उसके बाद नीट होता है, और सब कुछ पता ही नहीं था। हमें लगा कि 12th के बाद वो अपने आप नीट हो जाएगा हमारा। हमने सोचा कि भाई एग्ज़ाम रिजल्ट आ गया, वो बोलेंगे आ जाओ नीट दे दो। अच्छा। पर ये पता नहीं कि 4 महीने पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, उसके बाद ये सब करना होता है।
पहले तो मैं सोचता था अच्छा एग्ज़ाम के बाद एक महीना तो ठीक है, 30 दिन 30 चैप्टर हो जाएगा नीट ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि कोचिंग वगैरह होती है, तो उस टाइम फिर मैंने पता भी नहीं लगा, फॉर्म निकल गए, फिर मैंने अगले साल फिर तो उस साल मतलब आपने सोच लिया था कि चलो अब तो ड्रॉप लेना है। हाँ अब तो ड्रॉप लेना है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। तो हमारे पास में एक सिक्कर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अच्छा, तो आप गांव चले गए वापस? हाँ 60 से 70 किलोमीटर। तो उन्होंने बोला कि यहीं पास में सिक्कर है, वहाँ बहुत सारी कोचिंग से अंदर इमर्जिंग हब है वो, नहीं जैसे कोटा है ना राजस्थान में, ठीक है, वैसा एक मिनी कोटा मान लो आप सिक्कर को। वो इमर्जिंग हब है वहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छी काफ़ी पुरानी कोचिंग्स भी। कोटा जाने का नहीं सोचा? कोटा जाने का एक तो पहले बहुत दूर था, फिर थोड़े नेगेटिव थॉट्स भी थे कि इतना छोटा सा, मतलब मेरा एक फ्रेंड जाके आया था। अच्छा। मेरे साथ ही पढ़ता था, उसने कहा कि मैं एक बार कोटा जाके आता हूँ। मैंने कहा जा क्या? तो उसने बताया कि एक रूम है, उसमें वुडन पार्टीशन करके उसे 4 रूम बना दिया। बाप रे। और उसी में रहना है। कह रहा मैं नहीं रह सकता। मैंने कहा तू भी नहीं रह सकता तो मैं भी कैसे रहूँगा? कह रहा वहाँ मतलब बहुत बच्चे हैं। तो वो डिमोटिवेट हो गया, कह रहा मैं तो नहीं करूँगा। राइट, ठीक है। वहाँ तो नहीं जाऊँगा। मैंने कहा तू नहीं जाएगा तो फिर इतनी दूर तो मैं भी नहीं जाऊँगा। मेरे पास भी एक हब है, अगर पढ़ना ही है तो मैं वहाँ भी पढ़ सकता हूँ, वहाँ भी पढ़ सकता हूँ। तो फिर मेरे को सिक्कर की गाइडेंस दी कि सिक्कर चल के आते हैं, कोचिंग्स देखते हैं, बात करते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो सोचेंगे आगे। राइट। तो फिर मेरे इसमें कजन्स ने काफ़ी सपोर्ट किया कि मतलब उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज थी। अच्छा। तो वो मुझे लेके गए थे वहाँ पे। फिर हमने 3-4 कोचिंग्स में कितना गए। दूर पड़ता था आपके घर से? मतलब मेरे जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है उससे अराउंड 70-80 किलोमीटर्स दूर है सिक्कर। तो रोज का ट्रैवल कितना होता था? 2 घंटे, 1-1.5 घंटा? नहीं, मैंने फिर वहाँ पे रूम लिया था। अच्छा, शिखर। सिक्कर SIKAR। शिखर। तो आप वहाँ शिफ्ट हो गए अब? हाँ शिफ्ट हो गए। उसके बाद मतलब वहाँ पे रूम मिल जाते हैं, मतलब उसमें अलग अलग फैसिलिटीज़। आप कोचिंग के पास जाओ, आप उनको बोल दो मुझे रूम चाहिए, वो आपको दे देंगे। अच्छा। तो आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। राइट। उसके बाद काफ़ी अच्छे महंगे हॉस्टल्स भी हैं, हर फैसिलिटी मिलेगी आपको, AC, वाईफाई, सब कुछ, पानी, कूलर, सब, TV, गेमिंग रूम। अब वो आपका बजट, आप 15,000 रुपये महीना देना चाहते हो आप वो लो। राइट। आपको कम देना है, मतलब 5 to 7,000 में आपको अच्छा डिसेंट हॉस्टल मिल जाए अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं वहाँ चला गया। 1 साल मैंने वहाँ कोचिंग की। अच्छा। टीचर्स अच्छे थे। राइट। बट मेरी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में? मेरा फेवरेट तो फिजिक्स था। मुझसे आसानी से केमिस्ट्री हो जाती थी। अच्छा। हाँ, बाकी बायो तो बहुत लंबी लगती थी, बहुत, मतलब पढ़ने में रटते जाओ। राइट। अब वो 11th-12th वाली तो बची नहीं कि थोड़ी सी थी इंटरेस्टिंग, अब वो बहुत वास्ट हो गई थी कि मतलब आपको एक एक वर्ड याद करना है। राइट। तो काफ़ी वास्ट हो गई थी। तो मतलब मेरा इंटरेस्ट था फिजिक्स में, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ा, अब आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन कैसा भी है आपको कॉन्सेप्ट वही लगाना है। राइट। तो वो ईजी था। राइट। तो आपका जो कोचिंग रहा, कोचिंग में किसी टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया जिससे इंटरेस्ट अच्छा? हाँ, मेरा ऑर्गेनिक का टीचर बहुत अच्छा था। अच्छा। उसने मतलब एक लाइन बोली थी दैट मैं जो लिखवा रहा हूँ इसमें आपका एक भी एटम चेंज नहीं होगा। अच्छा। क्वेश्चन तो छोड़ दो, आपकी क्वेश्चन चेंज होगा, मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन का एटम भी चेंज नहीं होगा, और हो जाए तो बता देना, मैं अपना नाम बदल दूंगा। अच्छा। एंड ही वॉज राइट। उसने हमें सिर्फ 2 नोटबुक्स भरवाई, और वो भी एकदम अपने अलग ही सिस्टम से, जो मतलब कभी मैंने सिस्टम में से सोचा नहीं था। उसने 11th-12th अलग नहीं करी, उसने ऑर्गेनिक को अलग नहीं करा, उसने सबको मिक्स किया और एक अलग पैटर्न बनाया। अच्छा। हाँ, तो और उसने क्वेश्चंस भी, अब नॉर्मल टीचर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, उसके पीछे क्वेश्चन देगा 5-10, वो टीचर हमें 150 क्वेश्चन देता था एक ही टॉपिक पे। 150 लिखवाता था, अगले दिन 150 करवाता था बोर्ड पे। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो एक अलग ही उसने ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक तो मैं फिर पढ़ने छोड़ दी थी मैंने। उसके बाद से आपको समझ आ गया? हाँ, बस उसने 6 महीने लिए पूरे ऑर्गेनिक में, उसके बाद हमने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी। अच्छा, ठीक है। बस तो ये आपकी कोचिंग की जर्नी, हाँ, आप बता रहे थे। तो कोचिंग हो गई मेरी। आपने पूरा 1 साल कोचिंग किया? 1 साल मैंने पूरा कोचिंग किया, पूरी टेस्ट सीरीज दी। बट मैंने कुछ गलती कर दी थी। क्या? मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत कम सिलेबस है, क्योंकि जिस हिसाब से वो पढ़ा रहे थे मुझे लगा यार ये तो बहुत कम सिलेबस है, इसमें से थोड़ी आएगा, मैं बाहर का एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। मैं अलग बुक्स ले आया जो मोटी मतलब कोचिंग ने नहीं बोला, बट आप खुद से ही? बोला, मैंने खुद से, मैंने सोचा यार बाहर से ही पढ़ते, इंटरेस्ट जगा मेरा फिर बायो में। फिर मैं एक बायो की ट्रूमेन्स आती है, बहुत मोटी बुक है, ठीक है, मेरा उसमें इंटरेस्ट बन गया, मैं बैठ के वो पढ़ने लग जाता था। अच्छा। मतलब उसमें हाँ नॉलेज थी, बट पेपर के हिसाब से रेलिवेंस नहीं था। राइट। तो मैं बाहर का ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं बाहर का पढ़ने लग जाता था। मैं NCERT पे कम फोकस करता था बायो की, मेरी फिजिक्स सही थी, मेरी केमिस्ट्री सही थी। हाँ। मैं बायो की NCERT छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि उसमें तो लाइन से क्वेश्चन आते हैं,
और मैं लाइंस पे एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करता था, मैं बाहर की पूरी एक्स्ट्रा नॉलेज पूरा लेके बैठा था। अच्छा। मैं सोचा था भाई 2 क्वेश्चन जो बाहर से आएंगे वो मेरे गलत नहीं और वाकई हुआ, मेरे बाहर के क्वेश्चन गलत नहीं होते, कभी मेरे टेस्ट में कभी मेरे बाहर के क्वेश्चन गलत नहीं होते थे। अच्छा। लेकिन वो एनसीईआरटी वाले गलत हो जाते थे और ये समझ में मैंने बहुत लेट कर दी थी। अच्छा, तो उस साल आपका क्या स्कोर रहा? उस साल मेरे आए थे 458। 458। तो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये कभी नहीं समझते कि नीट एक एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, ये बुक कर लूँ, ये बुक कर लूँ, ये बुक कर लूँ। तो वो कोशिश करते हैं कि मैं 10 जगह से तो मटेरियल तो ले लूँ, रीडिंग मटेरियल या क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट वो एनसीईआरटी बेस्ड है या नहीं है ये वो पता नहीं देते। हाँ, राइट राइट। तो आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि वो एनसीईआरटी बेस्ड होना बहुत जरूरी है, कि आप शायद एमबीबीएस में आके कितना ही पढ़ लो बाद में, जितना आपको इंटरेस्ट है, लेकिन उस टाइम पे तो मतलब ये अलग अलग फैक्टर्स जो रहे। और तो आई थिंक 3 जो मेजर फैक्टर्स रहे, एक तो आपने बोला कि ना एक स्केड्यूल होना बहुत जरूरी है, जिसमें जरूरी नहीं आप एक स्ट्रेच पे 12 घंटे पढ़ो, आप एक स्ट्रेच पे आदत बना लो, लेकिन उसके बाद एक अपना पर्सनल टाइम लो। तो एक चीज तो हो गई स्केड्यूल, दूसरा है सोना, स्लीप। बहुत आई थिंक 7 घंटे तो मिनिमम है ही स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी एज के हैं, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप पेपर के दिन आपको दिक्कत होगी कंसंट्रेशन बनाने में। और तीसरा आई थिंक जो मॉक टेस्ट है ना, उसको एक नीट के एनवायरनमेंट में देना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे नीट प्रेप पे हमारी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमने जो शुरू की है, उसमें हम लोग इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि एक स्टूडेंट है ना, वो नीट के एनवायरनमेंट में कैसे एग्जाम देगा। तो जिस दिन वो नीट देने जाएगा, पहले आधा घंटा बाहर खड़ा रहेगा सेंटर के, तो हम वो करते हैं। अंदर जाएगा, क्या चीज़ें लेके जाएगा, सिर्फ पानी की बोतल अलाउड है। फिर वो 3 घंटे बैठेगा वहाँ, तो फोकस बनाएगा। तो आपके उससे ये पता चलता है, राइट, कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको किसी एक अच्छा स्कोर लाना है तो, राइट। तो पेरेंट्स ने क्या बोला आपको फिर? पेरेंट्स ने बोला बता क्या करना है उन्हें, वो तो ऐसे ही थे हमेशा कि तुझे डॉक्टर बनना है, राइट, हम तुझे सपोर्ट करेंगे, हम तुझे मॉनेटरी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, हमें नहीं पता ये क्या होता है। ठीक है, हमें ना हम डॉक्टर हैं, ना हम किसी बड़े उसको जानते हैं कि उस पे किसी पद पे हैं कि हमें पता है कि क्या करना है, भैया ये कर ले। हमें ये भी नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन कितने आएंगे, क्या पढ़ना है, हमें कुछ नहीं पता। हम तेरा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अब तू बता क्या करना है। मैंने कहा मुझे अब 1 साल में नहीं हुआ इतना मेहनत करके, तो क्या पता आगे भी ना हो। तो मैंने ऐसे सर्च कर रहा था, मैंने कहा और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं एक मेडिकल मतलब बैकग्राउंड वाले के, बायो बैकग्राउंड के। तो मुझे एक नई चीज़ मिली थी, दैट ACF, एक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, हाँ, उस एक UPSC से भी होता है। फिर मैंने सोचा यार UPSC जब नीट नहीं निकला तो UPSC कहाँ से निकलेगा, राइट। तो RPSC से शुरू करते हैं, ये निकल गया तो UPSC का चलेंगे, एक स्टेप लेके चलेंगे, राइट। तो मैंने ACF का सब्जेक्ट निकाला, उसमें रिक्वायरमेंट थी आपको ग्रेजुएट होना होता है। अच्छा, ठीक, कोई भी डिग्री हो, बट मतलब साइंस बैकग्राउंड से आपको ग्रेजुएट होना होगा। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि BSc कर लेते हैं। अच्छा, MBBS का सपना छोड़ दिया आपने? मैंने वहाँ छोड़ दिया था। मैं क्या, अगर होगा तो BSc के साथ साथ देख लेंगे, अगर होना होगा तो ठीक है, वरना छोड़ देते, क्या है, नहीं बने नहीं बने। तो मैंने फिर ज्वाइन करी BSc। मैंने कहा कहाँ पे? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, जाकिर हुसैन दिल्ली से करी थी। ठीक है, तो मैंने ज्वाइन की वहाँ का, जो मैंने फिर जानबूझ के लाइफ साइंसेज ली। अच्छा, उसमें क्या होता है, आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, मैंने सोचा ये 3 सब्जेक्ट है, मेरा सिर्फ फिजिक्स बचेगा। अगर मुझे नीट भी करना होगा ना तो मैं इसके साथ कर सकता हूँ, और साथ में मेरी ग्रेजुएशन भी हो रही है, राइट। और काफ़ी बच्चे वहाँ ऐसा करते हैं, वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेते हैं। और मैं इवन बैठा हुआ था तब, मेरे आगे एक लड़की थी, वो अपनी काउंसलिंग करा रही थी BSc के लिए। तो उसने बोला कि, उसके पेरेंट ने बोला कि हमारी बच्ची नहीं आएगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टीचर ने बोला क्यों नहीं आएगी, ये तो रेगुलर कोर्स है, आपको आना पड़ेगा। कह रही नहीं, ये नीट करना चाहती है। तो टीचर ने बड़े आराम से बोला कि अगर ये नीट करना चाहती है इसे कराओ, यहाँ क्यों लेके आए हो। कह रहे नहीं, अगर 1 साल वेस्ट हो, कह रहा बच्ची पे भरोसा रखो। उन्होंने खुद उन्हें मोटिवेट किया कि अगर आपको लगता है कर सकती है तो 1 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ले जाओ। और यहाँ तो फिर से आ सकते हो, यहाँ तो फिर से आ सकते हो, अगले साल आ जाना, हम यहीं हैं। तो फिर वो चले गए, उन्होंने सही में उसको एडमिशन ही नहीं लिया। हाँ, एडमिशन नहीं लिया। फिर मैंने भी सोचा मेरे को मैं भी चला जाऊँ, नहीं एडमिशन हम ले लेंगे, वो कर लेंगे, ACF का हमारा फोकस है, वो कर लेंगे। तो मैंने एडमिशन ले लिया। फिर जो सिलेबस था वहाँ का वो एग्जैक्टली लगभग सेम था, लाइक 90% नीट का सिलेबस था। ठीक है, क्योंकि उतना ही डेप्थ में पढ़ना होता और आप ऑलमोस्ट वही चीज़ें पढ़ रहे थे? हाँ, ऑलमोस्ट वही करना। मैंने कहा फिजिक्स बचेगी वो कर लेंगे, तो मैंने वो शुरू कर दी थी। बट फिर 1 साल निकला,
कुछ नहीं पढ़ पाया मैं, क्योंकि कॉलेज होता है और वो मतलब मेरे दिमाग में था कि हमने फिल्मों में देखा है कॉलेज में कोई जाता नहीं, अटेंडेंस लग जाती है, कोई कुछ कहता नहीं है, कुछ करना नहीं होता, राइट, और कर लेंगे। अब वहाँ गया, वहाँ तो पूरा स्कूल जैसा सिस्टम, आपको आना भी पड़ेगा, आपको क्लास भी लेनी है, 75% अटेंडेंस भी चाहिए, वरना तो भैया आपको एग्जाम में नहीं बैठने दे। और उस हो रहा था मेरे सामने सीनियर्स बैठे थे कि हमें एग्जाम नहीं देने दे रहे। मैं कहा ये भी दिक्कत हो गई है। तो और ये भी होता है ना, कॉलेज में स्टेप की हो तो आपको लगता है अभी थोड़ा लाइफ भी तो एंजॉय करना है ना, कॉलेज लाइफ का क्रेज भी तो होता है। पहली बार घर से बाहर निकले 6 महीने तो यूं निकल जाते हैं, और जाके हुसैन की लोकेशन ही पुरानी दिल्ली, ये 10 कदम पे सीपी, पैदल निकल जाओ। और पैदल हम जाते थे, तो 6 महीने तो यूं निकल गए। फिर मैंने एक बार ऐसे कोशिश की, मैंने फॉर्म भर दिया था इस बार, मैंने कहा भर देंगे, फिर से सेकंड टाइम भर देंगे, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गया था। अच्छा, ठीक। मैंने फर्स्ट ईयर में 12th क्लास के 2 बच्चों को पढ़ाया था, फिजिक्स के और केमिस्ट्री। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर थे इन दोनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उन्होंने बोला भैया पढ़ा दो, ठीक है पढ़ा देंगे। एंड मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, मुझे बाद में पता लगा। अच्छा। क्योंकि उस लड़की के इतने मार्क्स आए कि उसने मेरे सेम कॉलेज में जूलॉजी ऑनर्स ले ली। अच्छा, ओके। हाँ, मतलब मैं सेकेंड ईयर में, वो फर्स्ट ईयर में जूलॉजी ऑनर्स कर रही है। ठीक है, ठीक है। कह रही भैया आपने पढ़ाया तो मेरे इतने मार्क्स आ गए। मैं कहा क्या बात है, इतना तो मुझे भी नहीं आता, तो मेरे खुद के इतने मार्क्स गए थे। फिर सही हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर में फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। मैंने एग्ज़ाम के दिन कॉपी खोली कि फॉर्मूले तो देखो फिजिक्स के क्या क्या है, 4-5 फॉर्मूले देने चला गया। मेरे आए 436 मार्क्स सेकंड अटेम्प्ट में, बिना पढ़े। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने थे? 458, ठीक है। तो बिना पढ़े भी आप 436 तक लिया है। 436 आ रहे हैं मेरे, मतलब इतना तो मुझे आता ही है, बिना पढ़े आता है। राइट। मैंने कहा फिर गलती क्या थी कि 458 तो यार बहुत बुरा स्कोर था। तब मुझे थोड़ा ऐसे अंदर से रियलाइजेशन हो कि नहीं यार, मैं क्या बता मैं कर सकता हूँ। उसके बाद किस्मत देखो, फिर लॉकडाउन आ गया अचानक से। अच्छा। उससे पहले दिल्ली में राइट्स भी तो हुए थे, दिल्ली राइट्स हुए 2019 हाँ, में। तो हमारा कॉलेज उसी टाइम से बंद हो गया था। अच्छा, ठीक। क्योंकि मतलब बच्चे बाहर से आते हैं, तो मतलब हमने तो ये रीज़न दिया था, अब हम कॉलेज किसको जाना होता है। तो हमने कहा बहुत बढ़िया रीज़न बताया कि बच्चे दूर दूर से आते हैं बसों में, राइट्स हो रहे हैं, इट्स नॉट सेफ, हम नहीं आना चाहते। तो कॉलेज ने कहा ठीक है मतलब 1 हफ्ते के लिए कॉलेज बंद हो गया था। उसके बाद कोरोना आ गया 2020 मार्च। हाँ, राइट। मतलब कि वो राइट्स के बाद तो हमने कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा, राइट्स खत्म होते कोरोना होते, लॉकडाउन, सब कुछ चलता। लेकिन हमारा फिर वो सेमेस्टर तो ऐसे ही निकल गया, बिना ऑनलाइन बिना कुछ, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं था, सब सेटल हो रहे थे, समझ रहे थे कि करना क्या है। अब इतने बड़ा कॉलेज, ऑल इंडिया कॉलेज है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया है। अब बच्चा कश्मीर में भी हो सकता है, वहाँ तो नेट है नहीं, क्या करेगा बच्चा इन ईस्टर्न स्टेट्स में हो सकता है, नहीं चल रहा हो नेट, क्या कर लोगे आप, क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा नेट बंद हो रहा था, 2G तक नहीं चल रहा था। तो वो क्लासेस भी नहीं ले सकते, बिकॉज फिर वो पार्शलिटी टाइप्स हो जाएगा कि आप इनकी नहीं ले सकते। तो उन्होंने उस सेमेस्टर तो ऐसे ही हमें पास कर दिया, प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, कि मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड में जो पास है उसको पास कर दो, जो नहीं है उसको थोड़ा बहुत कम करके पास करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा मैं घर में बैठा हूँ, अब मैं राजस्थान जा भी नहीं पाया। अच्छा, आप दिल्ली में ही थे? मैं दिल्ली में रिलेटिव्स के। हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लॉकडाउन यूँ लग जाएगा। उसके बाद में फिर बुक्स भी मेरी थी, मैं कहा यार बोर हो रहे हैं, कुछ करने को भी नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। कौन से मंथ से? मैंने शायद मार्च से शुरू किया था। अच्छा, मार्च 2021 से आपने शुरू किया, और उस साल तो एग्जाम भी लेट हुआ था। 20 में शुरू किया था, 2020 में। ठीक है, मतलब जब लॉकडाउन लगा तभी से आपने सोचा कि मैं शुरू कर दूंगा। हाँ, मैं शुरू कर देता हूँ, मैं कुछ करने को तो है भी नहीं, घर में जा नहीं सकता, बसेस बंद है, कुछ भी सिस्टम नहीं, मैं फंस गया हूँ, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, टाइम पास तो करना पड़ेगा। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मेरे मार्क्स आए उस टाइम 595। अच्छा, मतलब सीधा ही हाई स्कोर, मतलब अच्छा स्कोर, मतलब 436 से 595। तो ये 2020 का स्कोर है आपका? हाँ। अच्छा, उस साल तो एग्जाम भी लेट हुआ था, राइट? एग्जाम लेट हुआ था, तो वही बेनिफिट मुझे मिल गया, और मतलब शायद रजिस्ट्रेशन भी दोबारा खुली थी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत पास स्कोर है, बहुत पास, मतलब शायद 5-10 नंबर ज्यादा होते तो आपको लगता है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता। बट फिर नहीं मिला। यार ये इतना पास आके तो यार वापस जाना मुश्किल है अब तो। अगर मेरे फिर से 400, 450, इतने 500 भी आते तो एक बार सोचता कि शायद नहीं। राइट।
यार इतने पास भी आ गए, वो भी सिर्फ 3-4 महीने की पढ़ाई से। मैं कहा यार अब क्या करें। अब फिर वापस फिर उन्होंने ऑनलाइन वाला सिस्टम शुरू कर दिया। ठीक है, क्लासेस होने लगी। हाँ, तो लेकिन मुझे पता चला कि उन्होंने तो बोला कि दैट अटेंडेंस इज कंपलसरी, बट फिर हमें ही अंदर से किसी से पता लग गया दैट इट इज़ नॉट कंपलसरी। तो हमने फिर सोचा कि छोड़ो। लेकिन एग्ज़ाम मतलब फाइल्स ये सब होती थी, मतलब आप फाइल बनाओ, दे भी रहे थे, फाइल बनाओ, फोटो खींचो, पीडीएफ बनाओ, भेजो, भेजनी पड़ेगी, उसी के मार्क्स लगेंगे। टेस्ट भी होते थे ऑनलाइन, प्रैक्टिकल्स भी होते थे ऑनलाइन, वो दिखाते थे वीडियो में करके कि ऐसे करना होता है, ऐसा अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, फिर वो भी मतलब ये सब थोड़ा बहुत कर लेता था ना, क्लासेस पूरी अटेंड नहीं करता था थ्योरेटिकल। फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। नेक्स्ट ईयर फिर मेरे आए 585 21 में। फिर 585 585 है। मैंने कहा ये आपका चौथा अटेम्प्ट था ये? हाँ, मतलब ऐसी टाइप पास में अटेम्प्ट दे रहा था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। मैं यार मैं 3 महीने ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन ढंग से पढ़ता हूँ ना। 585 595। फिर घर वाले भी गुस्सा हो गए कि यार तेरे 595 तक आ गए, अब तू 10 नंबर पीछे कैसे गया। राइट, तूने पढ़ा ना। यार पढ़ा भी मैंने, बट थोड़ा ना टाइम मैनेज नहीं हो पाया। क्योंकि देखो मैंने क्या गलती की, मैंने ऑनलाइन था, नोट्स मेरे पास थे, ठीक है, मैंने ना कोई कोचिंग ज्वाइन की ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा पुराने पेपर उठाए, मैं घर में सॉल्व करता था फ़ोन में देख देख के। फ़ोन में क्वेश्चन पेपर है, मैं शीट में सॉल्व कर रहा हूँ 3 घंटे का टाइम लगा के। लेकिन मैंने गलती क्या की, मैंने इन्वायरमेंट में नहीं था मैं, मेरे पास OMR नहीं थी। राइट, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो इस चक्कर में मेरे नंबर नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं वहाँ जाके बैठता था। एक आपको सब कुछ दिखता है, आपको बस डिस्टर्ब। अब घर में तो मैं अकेला होता था, रूम बंद किया, लेके बैठ गए, तो आपको ना कोई डिस्टर्ब करने वाला, ना एनवायरनमेंट में होते हो ना। हाँ, बहुत अलग एनवायरनमेंट में होते हो। घर में एक स्क्रीन देखना और एक पेपर देखना, उसमें भी बहुत फ़र्क होता है। राइट, ठीक है, एक में आप छोटा बड़ा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस पेपर में तो छोटा बड़ा नहीं होता। तो फिर मैंने ये गलती करी। और मैंने फिर लेकिन एक ये समझदारी करी कि मैं सिलेबस को कम करते चला गया। अच्छा, मतलब लिमिटेड सिलेबस, ये नहीं कि जैसे मैंने पहले किया तो ये बुक भी पढ़ लूंगा, ये बुक तो आपको समझ आ गया होगा पेपर का पैटर्न क्या है, पैटर्न समझ आ गया था कि यही पढ़ना है। जितना कम पढ़ोगे बट बार बार पढ़ोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो यही मैं कर रहा था। जितने मैं मतलब सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, उतने मेरे मार्क्स बढ़ रहे थे, टेस्ट में भी बढ़ रहे थे। अच्छा, हाँ, फिर मैंने ऑनलाइन ज्वाइन करी, लेकिन ऑनलाइन में भी वही बात, आप फ़ोन में टेस्ट कर रहे हो, उसमें तो आपको टैप करना होता है, OMR भरनी नहीं होती। ऊपर से आप घर में बैठे हो, सेम वहाँ नहीं बैठे। कोचिंग का टाइम का, कोचिंग टेस्ट शेड्यूल अलग है उसका, मतलब नीट का टाइम पेपर टाइम अलग है। राइट। अब यहाँ तो क्या होता है, अब 2 से 5 कर दिया। अब मान लो कोचिंग ने कर दिया 10 से 1, वो तो अपनी सहूलियत के हिसाब से करेंगे। अब 10 से 1 बैठने की आदत और 2 से 5 बैठने की आदत में बहुत फर्क है। आप 1 बजे खाना खा रहे हो, आपको 2 बजे नींद आएगी। पेपर में आप नहीं सो सकते 2 से 5, लेकिन वहाँ पे तो था 10 से 1 आप पेपर दे रहे हो, 1 बजे खाना खा रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो। बट आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि 2 से 5 ना मुझे भूख लगनी चाहिए, ना मुझे नींद आनी चाहिए, और मैं अपने मेंटली मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट में होना चाहिए। राइट। तो फिर मेरे को ये सब समझ आया। मैं कहा यार ऐसे तो नहीं चलेगा, इतना पास में हूँ मैं। फिर जो मैंने सोचा था कि BSc के बाद ACF करूँगा, ACF की नोटिफिकेशन नहीं आई। उसकी नोटिफिकेशन आई नहीं थी तब? नोटिफिकेशन 2018 के बाद आई ही नहीं। तो और आप BSc से मतलब आप ड्रॉप आउट नहीं किए, वहाँ पे आप कर रहे थे? वो भी कर रहा था मैं। अच्छा। हाँ, जैसे मेरा शायद 21 में ये था, जून के अंदर मैं BSc के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और सितंबर में मैं नीट दे रहा हूँ। मैं दोनों कर रहा था। राइट। तो मतलब वो भी मैंने अच्छे से किया। तो आप आई थिंक सेकंड ईयर में आ गए होंगे, थर्ड ईयर में आ गए? हाँ, थर्ड ईयर में आ गया। मेरी पूरी कंप्लीट हुई है BSc पूरी, मतलब 8.85 एवरेज CGPA के साथ। अच्छा। हाँ, मैंने पूरी एकदम अच्छे से BSc किया? पूरा BSc हो गया मेरा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ACF भी था ना कि मतलब पीछे होना चाहिए। राइट। तो फिर मैंने सोचा सिक्कर वापस चलेंगे, रूम ले लेंगे, चाहे कोचिंग करे ना करे। अच्छा। तो मैं वापस गया, मैंने रूम फिर से वापस गए? हाँ, मैं फिर से। सिटी बदली थी अभी तक? तो मैंने जिससे करी थी शुरुआत से, वो थी वहाँ पे वापस। अच्छा। तो मैंने उनसे कॉल पे बात की, मैंने कहा देखो मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए। अच्छा। अपना प्राइस बताओ। उन्होंने बोला 3000 में हम कर देंगे आप। उन्होंने बोला पहले आप आ जाओ, हम बात करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा आपका कितना सिलेबस हो गया? मैंने कहा 70% सिलेबस मेरा हो गया है। उन्होंने कहा 70 हो गया? मैंने कहा हाँ हो गया। कह रहा आपको कोचिंग नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं चाहिए। तो उन्होंने आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है, मुझे सिर्फ एनवायरनमेंट चाहिए। तो उन्होंने बोला अच्छा लास्ट टाइम कितने आए थे? मैंने कहा मेरे एक बार 595 आ चुके हैं, इसके बाद 585 आ चुके हैं। वो देख के मुझे बैठा कि
क्या कर रहे हो? मैं कह रहा अच्छा। फिर कह रहा अच्छा ठीक है, हाँ, हम आपको एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है। आपको 3,000 देने रजिस्ट्रेशन के, बस हम आपका एडमिशन फ्री में दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए पैसे। आपको कोई भी दिक्कत हो हमारे पास आओ, हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है। आपको क्लासेस लेनी है लो, आपको बुक्स मिल जाएंगी हमारे, मतलब जो रीडिंग मटेरियल ठीक है, है। आपको टीचर से कुछ हेल्प चाहिए हम करेंगे। तो उन्होंने तो अपना फायदा देखा ना कि हाँ, क्या पता इस बार निकल जाएगा, कि इसका अगली बार क्योंकि निकल गया बहुत तो पास दिखा है। देंगे, हाँ, हाँ। हम हमारे को Right. मिल जाएगा वॉलंटियर। मैं कहा ठीक है कर दो, मुझे क्या है। सही बात है। हाँ मैं कहा ठीक है। अब उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया, मैंने लिया था शायद 20 फ़रवरी को एडमिशन। अच्छा। हाँ तो फिर मैं गया, मैंने रूम भी ले लिया था, मेरे को रूम मिल गया, वो भी सिंगल, किस्मत से। ये ईयर है 2022, राइट? हाँ 2022 में। ठीक है। तो मेरे को मतलब लगा नहीं था मुझे सिंगल रूम मिल जाएगा, बट किस्मत मतलब वो डबल रूम था, उसमें 2 बेड थे, 2 सब कुछ 2 था। उसका रेंट भी डबल, मतलब सिंगल पर्सन का 4500 था, क्योंकि मुझे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फैसिलिटी होगी मैं आराम से सोऊंगा। तो इसलिए मैंने कहा ना, मुझे पंखा चाहिए, मुझे कूलर नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी मिल जाए पीने को। राइट। खाने का एक हाँ सिस्टम वाईफाई नहीं चाहिए, टीवी नहीं चाहिए, मुझे हाँ। कुछ नहीं चाहिए, खाना चाहिए, बेड चाहिए, बस। लाइट चाहिए, टेबल हाँ। चाहिए, बस। तो फिर वो भी बंदा बड़ा अच्छा था, क्योंकि जब मैं पहले रहा था ना, मैंने उसके यहाँ खाना खाया था मेस में। अच्छा। वो मुझे पहचान गया, कहा तू तो पहले भी आया था। मैंने हाँ। कहा हाँ। मैंने कहा नहीं, वो मैं वापस खाऊंगा। उसको पता नहीं मुझ पर मतलब क्या हमदर्दी या कुछ आई, उसने बोला एक रूम खाली है मेरे पे, डबल सीटेड है वो, पर मैं तुझे अकेले को दूंगा सेम सिंगल हैंड के प्राइस पे, मतलब अच्छा। सिंगल पर्सन का मैं 4000 लेता हूँ, मैं तुझे 4500 में पूरा दोनों रूम दूंगा। दूंगा। हाँ। मैंने कहा सही है फिर तो। कह रहा तू रहे, क्योंकि 3-4 महीने बचे थे, फिर मार्च आने आ गया, तो कह रहा तू रहे। उसके बाद में फिर मैं रहने लगा। वो बंदा बहुत सपोर्टिव था। अच्छा। हाँ मतलब वो हर 9 बजे आता था, हर रूम में नॉक करता था, पढ़ लो, अरे पढ़ लो, अरे पढ़ लो, फ़ोन मत चलाओ। रोज रात को 9 बजे? हाँ लेकिन मेरे रूम पे कभी उसने नॉक नहीं किया, कभी इंटरफेयर नहीं किया कि तू पढ़ नहीं रहा है या तू ये कर रहा है। तो वो मेरे को मतलब डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करता था। ट्रस्ट था उसको कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उसे हाँ। ट्रस्ट था, लेकिन उसने बहुत सपोर्ट किया। उसका नाम राकेश भैया बोलते थे हम उनको। अच्छा। तो मतलब वो बहुत सपोर्टिव थे, बंदा बहुत बढ़िया था वो। मतलब वो भी एक तरीके की मोटिवेशन थी, कि वो मैंने देखा था वो 6 बजे उठ के नहा धो के आ जाते थे। वो मालिक थे उस हॉस्टल के प्लस मेस के। अच्छा। मतलब एक उन्होंने थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप खोल रखा था, वहीं पे हम भी खाते थे, वहीं पे किसी और को बाहर से खाना है। वो बंदा 6 बजे नहा धो के आ जाता था और काम करने लग जाता, झाड़ू लगाता पहले, फिर सब्जियां काटने लग जाता, हर काम वो खुद करता था। और फिर मतलब रात को 10 बजे जाता था वो वापस, वहीं सोता था। एक नीचे एक रूम ले रखा था, मतलब खुद के लिए, वहीं सोता था, फिर वापस उठ के काम पे लग जाता। मैंने कहा यार ये बंदा भी तो कर रहा है। फिर मैंने ऐसे बैठे बैठे, आपको लगता है बच्चे को दिमाग लगा यार इस पे कितना पैसा होगा इस पे। हाँ, वो तो हर किसी के बारे में करता है यार, ये कि hostel इतने वाला रूम्स कितना कमाता है, हाँ। हैं, इतने रूम्स हैं, इतने बच्चे पर हैं। हेड इतने बच्चे, इतना पैसा, मान लो बाहर के इतने बंदे खा जाते होंगे। यार ये तो यार लखपति है, फिर भी इतना काम कर रहा है। राइट। तो मतलब थोड़ा सा मोटिव। फिर वो हमसे बात भी करता था बड़े अच्छे से। वो मुझे कहता था शर्मा जी। अच्छा। तो शर्मा जी आ जाओ चाय पी लो। अच्छा पी लेते हैं। कह आ जाओ शर्मा जी, रोटी बन रही है, जल्दी आ जाओ, गर्मा गर्म। तो मतलब एक छोटे भाई की तरह रखता था, मतलब बहुत सपोर्टिव था। तो फिर मैंने वो किया। उसके बाद में कोचिंग वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि मतलब आ जाओ, आपको अगर घर में मतलब रूम पे पढ़ाई नहीं होती, आप आओ यहाँ आओ। अब गर्मी आ गई थी उस टाइम पे, पंखे में तो वैसे नहीं रहा जाता। तो कोचिंग वालों ने एक नया सिस्टम शुरू करा कि आप एक रूम सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से लाइब्रेरी टाइप्स बना दिया। लाइब्रेरी टाइप्स बना दिया कि आप यहाँ आके पढ़ो। और उन्होंने मतलब एक अपनी तरफ से एक टीचर भी छोड़ दिया वहाँ पे, जो आप पे नज़र रखेगा आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। हाँ ठीक है। आपको पानी के लिए भी नहीं उठना। उन्होंने एक ठंडे पानी का कैन रखते थे। अच्छा। सुबह 10 बजे चाय बिस्कुट मिलेंगे आपको, 4 बजे आपको चाय बिस्कुट मिलेंगे। ठीक है, आपको खाना बोल दो कि मुझे खाना चाहिए, वो खाना भी देंगे। अच्छा। बट मेरा तो अगल बगल ही था, तो मैंने कहा खाना तो नहीं चाहिए, बस कोई भी नहीं खाता ऐसे। तो फिर हम वहाँ पढ़ने लग गए। तो वहाँ से फिर मैंने और सिलेबस शेड्यूल कैसा बनाया आपने अपना? क्योंकि शेड्यूल मेरा यही था, उन्होंने खुद बनाया शेड्यूल कि आपको 7 बजे यहाँ आना है। अच्छा। नहा धो के फिर आप 7 से लेके 12 बजे 1 बजे तक पढ़ोगे। ठीक है। 1 घंटे का हम ब्रेक देंगे आपको। ठीक है। अब लंच करो के आओ आराम से, यहाँ खाना है अब यहाँ खाओ, हम मंगवा के देंगे आपको, आप खाओ। उसके बाद में फिर 2 बजे से लग जाओ, फिर आप 7 बजे तक पढ़ो। अच्छा। ठीक है, उसके बाद में फिर आप 7 से 8 1 घंटे आपको खाना खाना है, आप जाओ। 8 से 10 तक 11 तक, जब तक आपकी हिम्मत है पढ़ो। तो ये उन्होंने कर दिया था, तो मैं यही शेड्यूल फॉलो करता था।
अच्छा। लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको 7 बजे पहुंचना, आप 7:30 पहुंचे, कोई बात नहीं। किसी दिन सीधा 1 बजे भी आ रहे हो, किसी तबीयत खराब है कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोल दिया कि ये टाइम आपको अवेलेबल मिलेगा, ये रूम हमेशा आपके लिए। तो फिर मैं वही शेड्यूल फॉलो करता था। प्लस मैंने अपना सिलेबस को क्यूरेट किया कि भाई नहीं, यही इतना पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा चाहे क्वेश्चन आ जाए मुझे दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे भागने से अच्छा है मैं अपना टाइम बचाऊँ। तो फिर मैंने उस हिसाब से अपने आप को मतलब, अब मन तो लालच की नहीं यार, आ गया क्वेश्चन तो आ गया तो आ गया भाई, आ गया तो आ गया, अब नहीं। फिर मैंने मतलब मेरे अचानक से मार्क्स बढ़ गए। मतलब मेरे कभी मॉक टेस्ट में स्कोर क्या रहता था आपका? पहले जब मैं कोचिंग करता था कभी मैंने 500 क्रॉस नहीं किया था। अच्छा, ना ही कभी ऑनलाइन में क्रॉस कर पाया। अच्छा। लेकिन यहाँ तक मेरा शुरुआत ही मेरी 610 620 से हुई। अरे वाह। अच्छा। ये मतलब कम पढ़ने से नंबर ज़्यादा आते हैं, ये पता होना चाहिए था पहले तो फिर मेरा 620 630 650 680 तक गया मेरा स्कोर। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने एक नया सिस्टम भी लेके आए थे कि आपको जो क्लास में टॉप करेंगे, टॉप 3, उनको मेडल्स और कैश प्राइज मिलेगा। अच्छा यार, ये तो नहीं चाहिए। ये तो अब कौन रोज सुबह शाम रोटी खाएगा, हमें भी समोसे कचौरी चाहिए, हम पढ़ेंगे। फिर मेरे आती थी जनरल 2nd रैंक। अच्छा। कभी फर्स्ट कभी सेकंड, मेजरली 2nd रैंक। तो मेडल देते थे वो एक अपना कोचिंग का वो, कि ठीक है। फिर 500 300 ऐसे कैश मिल जाता था। ये तो आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए दिया होगा वो तो रिकवर कर लिया होगा? मैंने रजिस्ट्रेशन के 3000 दिए थे, मैंने रिकवर 5000। चलो बढ़िया, ये बढ़िया हो गया। प्लस आपको चाय बिस्कुट मिल रहे हैं रोज टाइम पे, 2 टाइम का, सही है। कभी समोसे आ रहे हैं। तो मतलब मेरी कोचिंग अच्छी चल गई। अच्छा। तो उसके बाद में फिर वही है, एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार, मैंने एक वीडियो देखी थी उस टाइम, उसमें वो बोला कि आपको 2 से 5 नींद नहीं आनी चाहिए। मैं कहा यार बात तो सही कह रहा है। तो फिर मैंने ऐसे बनाया कि नहीं, 2 से 5 बैठे रहना, चाहे कुछ करो मत। शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, उबासी आ रही है, आंखों से पानी आ रहा है, लेकिन बैठे रहना है। धीरे धीरे मतलब लास्ट के महीने में आपको रिवीजन प्लस ये शेड्यूल अपने आप को फिजियोलॉजिकली उस स्टेट में लाना स्ट्रॉन्ग बना देता है ना। राइट। क्योंकि आप उस टाइम उबासियाँ लोगे तो नहीं होगा, आप चाह के भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो फिर मैंने वो भी शेड्यूल किया, मैंने दोनों चीज़ें मेंटेन की। उसके बाद मैंने कहीं पढ़ा था कि डार्क चॉकलेट्स में कैफीन होता है, नींद नहीं आती। अच्छा, ये भी खाऊंगा। मैंने उस दिन 11 बजे रोटी खाई। अच्छा। और मैं गया, मैंने कहा मेरी डाइट है 4 से 5 रोटी की। मैं गया खाना, कह रहा शर्मा जी आज आपको 3 ही रोटी मिलेगी। मैं कहा क्यों? कह रहा नहीं, कह रहा पेट भरने ही नहीं दूंगा मैं आपको। कह रहा एग्ज़ाम है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने सिर्फ मुझे 3 रोटी दी। अच्छा। कह रहा नहीं, पेट भर के नहीं खाना। कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि ले चाय पी ले, क्योंकि चाय से भी नींद नहीं आती। चाय से भी नींद। मैंने चाय पी ली। फिर मैं 12 साढ़े 12 बजे आया। मैंने कहा एक डार्क कॉफ़ी, एकदम बढ़िया सी कॉफ़ी बनाओ। अच्छा। मस्त कॉफ़ी डाल के, नींद नहीं आनी चाहिए। फिर मैंने एक बढ़िया सी कॉफ़ी पी, गर्म भर के गिलास एकदम डार्क वाली। जाते जाते मैंने एक वो अमूल की डार्क चॉकलेट है वो भी ले ली। मैंने ले ली। मैं एग्ज़ाम लेके जा रहा हूँ सेंटर पे, चॉकलेट खाते हुए जा रहा हूँ ऐसे फॉर्म हाथ में। लोग मुझे देख रहे ये क्या है, ये कैसे आ रहा है, एग्जाम देने आ रहा है, मैं चॉकलेट खाते हुए बड़े रिलैक्स स्टेट में जा रहा हूँ। क्योंकि अब मेरे कैफीन चढ़ चुका था। मुझे बिल्कुल नहीं, मेरे पलक तक नहीं झपक, हर चीज कर ली थी। मैंने मतलब नींद ना आए बस। मैं गया, मैं आराम से बैठा रहा। मुझे वाकई उससे बहुत फायदा हुआ। मतलब 2 से 5 तो मैं यूं बैठा था, बिना पलक झपकाए मैं बैठ सकता हूँ। अच्छा। उस दिन मतलब थोड़ा अंदर से वो भी था कि जगना है, प्लस वो कैफीन। राइट। इतना हाई डोज में तो एग्ज़ाम बढ़िया हुआ। और यकीन मानो मुझे पहली बार लगा, मतलब बायो करते पहले मेरा वही था, पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। अच्छा। तो बायो करते करते आई रियलाइज्ड मेरा हो जाएगा इस बार, हो जाएगा। मतलब आपको फील आ गया था जब आप पेपर हाथ में लेते और पढ़ते हो तो आपको समझ आया था बीच में कि मेरा होगा या नहीं। राइट। उस दिन मुझे फील आ गई थी मेरा होगा। अच्छा। क्योंकि बायो लाइक वाज द सबसे डिफिकल्ट या ट्रिकी बोलो वैसी आई थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने वो करते करते मेरे को लग गए थे लाइक 40 मिनट्स, वरना मैं 20 मिनट से ज़्यादा बायो में नहीं लेता। अच्छा। मैं समझ गया। मैंने कहा देखो पैटर्न एक ही है, एक आपका सबसे ट्रिकी पार्ट आएगा पेपर में। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जनरली बायो नहीं होती है। हाँ। इस बार बायो है। मुझे लगा यार 40 मिनट लगा दिए मैंने, लेकिन मैं ऐसे था इसमें 40 मिनट लगे हैं। मेरे दोनों सब्जेक्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि मैं वो पैटर्न लगभग समझ चुका था इतनी बार पेपर देके। और वही हुआ,
उसके बाद केमिस्ट्री भी थोड़ी मॉडरेट थी। मैंने कहा फिजिक्स बहुत आसान होगी और वाकई मैंने 30 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन फिजिक्स के किए थे। कर लिए थे आपने? हाँ, बाकी वो जो 1-2 होते हैं वो तो मैंने छोड़ दिए थे। राइट। और मैंने ये सोचा था भाई ओमार भरनी है ढंग से, हाँ। तरीके से। मैंने 4:45 बजे जितते हुए मैंने छोड़ दिए और मैं ओमार भरने लग गया। अच्छा। कि आधा घंटा लूँगा लेकिन ओमार गलत नहीं होनी चाहिए, फाइनल अटेम्प्ट है बस, इसके बाद नहीं। और मेरी 5:10 तक मेरी हो गई थी ओमार। फिर 2 क्वेश्चन मतलब 10 मिनट बचे, मैंने कहा टाइम पास कर लेते हैं जो क्वेश्चन बचे हैं, तो हो गया। अच्छा। मतलब जब मैं घर आ रहा था मैं ऐसा सेटिस्फाइड था, मैं कहा इस बार हो जाएगा इस बार, मतलब आपको पता था कि मेरा स्कोर पता हो जाएगा, कि हो तो जाएगा, हो तो जाएगा, चाहे मतलब एम्स ना मिले, हाँ ठीक है, लेकिन एक ठीक ठाक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। राइट, ठीक है। हाँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। आई थिंक एक ही चीज़ जो आपने एंड में सबसे बढ़िया की वो था एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में ना एग्जाम देना, वो बड़ा ज़रूरी है। और फिजियोलॉजिकल स्टेट में होना चाहिए आप। ये नहीं कि आप क्लास में बैठ के उबासी ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो फिर घर आके आपने बताया पेरेंट्स को कि अब तो? हाँ, क्योंकि घर में आया अब मैं थोड़ा ठीक ठाक था, सेकंड रैंक फर्स्ट रैंक, तो मतलब मैं मतलब ये हॉस्टल उसके जस्ट बगल में मेरी कोचिंग थी। अच्छा। तो उन्होंने कोचिंग वालों ने बुला लिया, मैं गया, उन्होंने बोला ला पेपर दे। अब टिक तो था ही उन्होंने, मैंने कहा ये लो। कह रहा कितने आए, मैंने कहा पता नहीं, मैंने मुझे थोड़ी बताया। कहा हम चेक करेंगे। तो मेरे तीनों HODs ने अच्छा मेरा पेपर चेक किया। मैं बाहर बैठा था आराम से चाय पी रहा था। जो हो गया अब क्या हो सकता है। एंड दे टेल कि तेरा हो रहा है। अच्छा, कितने मार्क्स बन रहे थे उनके अकॉर्डिंग? उनके अकॉर्डिंग 680 के आसपास बन रहे थे, 680-85 की। अब बाकी एक क्वेश्चन में थोड़ा डिले था। ठीक है। कहा कि बाकी हो सकता है कहीं ओमार में गलत हो या कुछ हो, या तूने यहाँ गलत करा ओमार में सही किया हो। राइट। तो हम 5-10 नंबर का ऊपर नीचे लेके चलते हैं। अच्छा। बट तेरे 650 प्लस तो है। राइट। कहा ठीक है। फिर उन्होंने मतलब मैं पहुंचा था वहाँ पे 7-7:30 और मेरी 8 बजे की घर की ट्रेन थी। मैं तो घर जाऊँगा, मैं ये खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता हॉस्टल का, मैं घर जाऊँगा। राइट। तो मैंने बोला मुझे घर जाना है। उस टाइम बारिश आ गई। मैं तो घर जाऊँगा। कह रहा ट्रेन, मैंने बोला मेरी तो ट्रेन है, मैं तो जाऊँगा। कह रहे पेपर तो चेक हो जाने। मैंने कहा चेक अब तो हो गया, अब मुझे फ़ोन कर देना। कह रहे नहीं हम तुझे गाड़ी से भेजेंगे। मैंने कहा मैं ट्रेन से ही जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा गाड़ी से। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है। राइट। फिर उन्होंने मुझे छुड़वाया रेलवे स्टेशन। अच्छा। और फिर वो चेक कर रहे थे और फिर मेरे पास फ़ोन आया ट्रेन में कि यू हैव लाइक 670-680 के आसपास तेरा है स्कोर, यू कैन रिलैक्स। ठीक है। ठीक है। फिर मैंने घर में फ़ोन किया तो घर वालों ने बोला हाँ बता कितने बन रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो पेपर चेक नहीं किया है, उन्होंने किया है। तो मुझे नहीं पता वो सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। मैं कहा वो तो 670 बोल रहे हैं, आप 650 पकड़ के चल लो। उन्होंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता। हम भरोसे कह रहा वेट कर ओमार का, हमें पक्का पता है तो ओमार गलत कर गया होगा, क्योंकि मेरे 585-95 तभी आए थे तो मेरी ओमार थोड़ी गलत हो गई थी। कह रहा है मैं पूरा भरोसा है तो ओमार गलत करके आया, तेरे इतने मार्क्स हो ही नहीं सकते। अच्छा। मैं कहा ठीक है। लेकिन तब तक अब कोचिंग का तो आपको पता ही, वो तो कर देते एडवर्टीजमेंट। मैंने कहा देखो फोटो तो है। अच्छा, उन्होंने निकाल दिया पहले एडवर्टीजमेंट? हाँ, अगले दिन ही निकाल दिया था कि एक्सपेक्टेड 690 है या 695 है, अगर मतलब वो सही हो जाए तो ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि निकाल तो विश्वास करना पड़ेगा, इतना बड़ा ऐड निकाल दिया तो। एडवर्ट तो निकाल दिया लेकिन फिर भी हमें नहीं। हम रिजल्ट का वेट करेंगे। अच्छा। अच्छी बात है ये हो रहा है हाँ। बट इंतजार करते हम चाहेंगे, रुकना भी हम चाहेंगे। हाँ। फिर रिजल्ट आया। अब मैं पूरे दिन बैठा, नहीं आया रिजल्ट। अब गांव में था तो मेरे को 11:15 नींद आ गई। रिजल्ट आया 11:20 पे। ये कितने दिनों बाद आया रिजल्ट? ये आया था 7 अक्टूबर के आसपास आया था। अच्छा ठीक है। तब तक मैं मस्त रह रहा था, मेरी बहुत खातिरदारी हो रही थी। और आपका बैचलर्स हो चुका था यहाँ से? हाँ, यहाँ से हो चुका। ये पूरा कंप्लीट हो चुका था, तो ये डिग्री भी मिल गई थी? ये डिग्री मतलब हाँ डिग्री मिल गई थी मुझे, प्रोविजनल डिग्री मिल गई। बाकी तो 1 साल बाद, वो तो बाद में आती है। हाँ, तो मैंने कहा ये तो ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो आप खातिरदारी कर रहे थे? मैं मस्त चल रहा था मेरा। फिर 11:15 बजे बस हो गया। मैंने कहा पता नहीं आएगा नहीं आएगा। मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा था, वो बेंगलोर था। अच्छा। जॉब कर रहा था, तो उसने चेक कर लिया 6:20 पे। मैं तो नेट बंद करके सो गया। उसने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड भी किया, उसको पता था रिजल्ट, पर उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। कितने बजे? रात को 11:20 11:20 के अराउंड उसने मैसेज कर दिया आपको? हाँ, व्हाट्सएप मुझे कर दिया था आपका? 675 बना था। ठीक है। तो मैं 11:15 पे सो गया था नेट बंद करके। तो अगले दिन सुबह मैं खोला तो एक
पता नहीं इस बार मतलब उन्होंने मैसेज भी किया था, टेक्स्ट मैसेज एनटीए वालों ने। अच्छा। हाँ, मैंने मैसेज खोला तो मेरे को तो एनटीए, मुझे लगा कोई ऐसे ही वो दे रहा होगा कि आओ अब रोड से करवा दें ये मैं कहा ऐसे फालतू मैसेज होगा। मैंने खोला, उसमें सब कुछ लिखा हो, योर नंबर दिस, मार्क 675, रैंक 1084। झूठ है हो ही नहीं सकता। मैंने सिलेक्शन हो गई है। मैंने काट दिया, मैंने कहा फालतू है ये तो। फिर मैंने व्हाट्सअप किया तो उसमें रिजल्ट था, मैं कहा यार ये तो सेम है, ये तो मैं ही हूँ। तब मैंने घर वालों, मैंने कहा रिजल्ट आ गया, ये क्या, चलो ठीक अब हाँ। यकीन है, अब यकीन हुआ घर वालों को कि चलो हो गया तेरा। राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। आपने तो टोटल एग्जाम आपने नीट का कितनी बार लिखा? मतलब 3 बार, मतलब बीएससी में, और एक बार जो पहले लिखा था, तो तीसरी बारी में आपका हो गया। बेसिकली 4 बार आपने बेसिक मतलब दिया तो वैसे 4 बार, मतलब पेपर 4 बार ढंग से, तो फिर 2 ही बार हुआ, ढंग से 2 बार दिया था। राइट, तो 4 बार आपने लिखा और इतने में आपने अपनी अंडरग्रेड भी पूरी कर ली और उसके बाद दोबारा से फिर अंडरग्रेड में आ गए, लेकिन इस बार एमबीबीएस करने। हाँ, फिर मेरे मतलब दादा एक डॉक्टर को दिखाते हैं राजस्थान में, वो सफदरजंग हॉस्पिटल से ही है। अच्छा। तो उनके पास गया कि लड़के का अब आया है, उन्होंने बोला अच्छा क्या, फ़ायदा नहीं है, बहुत हैक्टिक जॉब है भाई, मैं बहुत परेशान हूँ इससे। उन्होंने बताया कि इसकी बीएससी पूरी करा, यूपीएससी करते हैं। ओह अच्छा। मैंने कहा इतनी मुश्किल से ये हुआ है, अब मैं यूपीएससी कर लूँ। कह रहा तेरे पास देख बीएससी है, वो बीएससी उन्हें चाहिए यूपीएससी वालों को, तेरे पास है, तेरे पास पूरा ऑप्शन है, पूरा तेरे रास्ते खुले। भाई माफ मुझे छोड़ दो, मैं नहीं कर सकता, मैं पहले ये कर दूँ, बहुत बड़ी बात है। फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ तो पता ही है कि भाई इतना पढ़ना है, कहाँ से यूपीएससी हो। हाँ, नहीं फिर नहीं हो पाता शायद, पढ़ते नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं, और आपका सब्जेक्ट्स पूरे अलग है। हाँ राइट, अगर सब्जेक्ट कॉमन और अटेंडेंस भी है ना 75%, आपको 80% जरूरी है। राइट, तो उसमें कैसे आप फिर नहीं मैनेज कर पाते हो? मेरे पास बहुत हेक्टिक जॉब है, बूढ़ा हो जाएगा, बाल झड़ जाएंगे, टेंशन बहुत है मुझे भी। अच्छा, तो कोशिश की गई डिमोटिवेट। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू एमबीबीएस। ठीक है भाई, लेट मी डू इट, लेट मी डिसाइड। मैंने बहुत मेहनत की है, मैं तो यही बनूंगा। मेरे घर वालों ने बहुत, उनके ये इच्छा थी कि गांव में एक ढंग का डॉक्टर हो जो कुछ गाइड कर सके। राइट, अदरवाइज प्राइवेट वाले इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है भाई, चलो इनकी इच्छा है। क्योंकि मेरे गांव से और भी काफ़ी हैं, बट दे आर फ्रॉम अब्रोड। कोई चाइना से कर रहा है, कोई रशिया से कर रहा है, मतलब इंडिया से पढ़ना ना, मतलब एकदम से आप एकदम इंडिया से पढ़ने वाला पहला बच्चा है गाँव। तो रिलेटिव्स का क्या एक्सप्रेशन था जब उन्हें स्कोर वगैरह पता? रिलेटिव्स काफी खुश थे, कह रहे अरे हम ही तो हैं तेरे साथ बचपन से, हमारी वजह से तो हुआ है। कहा बिल्कुल, कह रहा हमने पूरा सपोर्ट किया तुझे। मैंने कहा बिल्कुल सपोर्ट किया आपने मुझे, आपके बिना तो हो ही नहीं पाता मेरा। एंड जो मतलब मुझे जानते भी नहीं, उनके भी फोन आ रहे, अरे डॉक्टर साहब याद है मैं वहाँ का वो रिश्तेदार। क्लासिक रिलेटिव बिहेवियर कि हाँ अभी बात कर लेता, आगे बहुत काम आएगा ये। फिर उसके बाद में फिर कि हमारी भी बेटी है, उसको भी करवाना है, करवा देंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, गाइडेंस करेंगे। वही आई थिंक रिलेटिव्स तो ऐसे ही बदलते हैं, जब वो पता चल जाता है कि अब कुछ कर लिया है, भले उससे पहले वो ना दिखे। राइट, तो अभी तक जो मुझे समझ आया, आपको दिक्कत आती थी बायो पढ़ने में, राइट? मतलब आपको डिफिकल्ट लगता था, मतलब मुझे रटने में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं टेक्निकल चीजें कर लूंगा, बट रटने वाला मेरे को थोड़ा इशू रहता है। तो उसके अराउंड कैसे स्ट्रैटेजी बनाई आपने कि यार मैं बायो में, क्या स्कोर था आपका? बायो में मेरा शायद 350 के अराउंड था। हाँ, तो 360 में से 350 लाना, आपने कैसे स्ट्रैटेजी बनाई? मतलब उसमें भी यही था कि मैंने क्या किया कि कुछ फैक्ट्स हैं बायो में, डेट्स हैं, नाम है, कुछ लाइंस हैं, जैसे कि आपको ये जेनेरा में ये तो होता है, राइट, ठीक है, इस फैमिली के ये तो है। तो मैंने क्या किया, एक अलग अलग जैसे एक फैमिली का चार्ट बनाया। अच्छा, तीनों फैमिली लिखी, ठीक है, जैसे वो मॉर्फोलॉजी वाला प्लांट था, उसमें एक एक कैरेक्टर लिखा। अच्छा, ठीक है, हर एक कैरेक्टर को उस फैमिली के हिसाब से लिखा, एक चार्ट बना लिया पूरे उसका, राइट। उसके बाद मैं उस चार्ट को पढ़ता था, उसमें छोटी मोटी ट्रिक्स लगा ली, ठीक है, कि 3+3 4 ऐसे करके। तो मेरे को फिर वो फैमिली के हिसाब से वो चार्ट दिमाग में आता था, ठीक है, तो मुझे रटने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया, राइट, कि इसमें एंथर है और इस फैमिली का है तो 3+3, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने एक चार्ट बनाया, ठीक है, इस हिसाब से तो मैंने ये करी। अब रटने के लिए तो फिर इनऑर्गेनिक भी आ जाती है, फिर उसमें भी मैंने ये किया, मैंने जैसे एक फैमिली लिखी, ऑक्सीजन फैमिली, ऊपर से नीचे मैंने राइट साइड में वो चीज़ें लिखी जो डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग है, अच्छा, और लेफ्ट साइड में वो लिखी जो डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट। दोनों अलग हो गई।
अब मुझे पता है कि ये चीज़ राइट में लिखी हुई है तो ये इंक्रीजिंग है, हाँ ये चीज़ लेफ्ट में लिखी है, तो मेरे को वो याद करने की जरूरत नहीं है कि इंक्रीज है डिक्रीज, मुझे बस ये याद करना है कि राइट में है कि लेफ्ट में। राइट राइट राइट। ठीक है, तो मैंने वो हर फैमिली का वो बना लिया। ठीक है। प्लस छोटे मोटे जो कंपाउंड्स के नाम होते हैं फिर उनको भी एक शीट पे लिखा, तो वहाँ से उनको याद किया। उसके बाद में और जो मतलब मैंने शीट उठाई, जैसे मान लो क्लेमिडोमोनास के ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख ली, एग्जाम्पल्स लिख दिए। अच्छा। कि इस चीज़ में ये एग्जाम्पल है, इस चीज़ में ये एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखे। राइट। क्योंकि एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज करते हैं, इसका एग्जाम्पल ये है कि नहीं है, या इसमें मैचिंग करो। तो वो शीट्स बना ली मैंने, 5-7 पेज वो बने। अच्छा। तो इस हिसाब से मेरी वो हो गई। राइट। और ये स्ट्रेटेजी मैंने अडॉप्ट की और काफ़ी फिर आपने मुझे काफ़ी हेल्प किया है, क्योंकि आई थिंक सब्जेक्ट वाइज एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है। हर किसी स्टूडेंट का ये होता है कि ये तो मैं इजीली कर लूँगा। मोस्ट केसेस में स्टूडेंट के साथ बायो सब्जेक्ट होता है कि यार एनसीईआरटी पढ़नी है, वहीं से पेपर आना है, ये मैं कर लूँगा। आई थिंक दिक्कत वहीं आती है। काफ़ी स्टूडेंट्स को फिजिक्स में दिक्कत आती है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ के उनको अप्लाई करना वो बड़ा एक टास्क लगता है। केमिस्ट्री ऑन एंड ऑफ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े इश्यूज हैं। फिजिकल केमिस्ट्री लाइक फिजिक्स, आपको फिजिक्स आती है, फिजिकल केमिस्ट्री कर लोगे। हाँ, क्योंकि मतलब केमिस्ट्री इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड बायो। राइट। क्योंकि फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, आपको थ्योरी भी मिलेगी। फिजिक्स में आपको सेम न्यूमेरिकल थ्योरी, तो आपको ऐसे डिवाइड करना होगा। राइट राइट। और केमिस्ट्री का तो सिंपल है, फिजिकल में 8 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होंगे, 8 थ्योरी होंगे, तो उस हिसाब से आपको याद करनी पड़ती है। हाँ राइट। वो तो धीरे धीरे एग्जाम देते देते सब समझ में आ जाता है कि हाँ मतलब ये पता है कि ये पैटर्न है, इतने क्वेश्चन इसके हैं, इतने क्वेश्चन इसके हैं, ये ऐसे आएगा। तो जरूरी नहीं है उसके लिए बार बार नीट का एग्जाम लिखो, मॉक टेस्ट भी लिख सकते हो। मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा, टीचर से पूछ सकते हो, अपने टीचर से भी पूछ सकते हो। एक अच्छा गाइडेंस, मेंटोर होना भी एक आई थिंक जरूरी है, जो इनिशियली आई थिंक आपके साथ मिसिंग था। बट आई थिंक आपके अंदर एक विल थी कि मुझे यार एग्जाम करना है, तो आपको कोचिंग वाले अच्छे मिल गए, आपको पीजी वाले अच्छे मिल गए जिन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। और ये एक्सटर्नल सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है जब आप दूसरे सिटी में हो, अपनी सिटी में ना रह रहे हो ना, उसके बाहर रह रहे हो। तो काफी सही, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही कि एक ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद दूसरे ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया। तो कमिंग बैक, आपका अब एडमिशन हो चुका है, आपको पता चल गया। अच्छा, यही कॉलेज क्यों चुना, या यही मिल रहा था टॉप में? नहीं, मेरे को मतलब एम्स छोड़ के कोई भी मिल जाता, कोई भी मिल जाता। हाँ, तो मैंने सोचा यही ले लेते बिकॉज ऑफ पीजी कोटा। सबसे पहली चीज़ तो वही होती है। उसके बाद में वो भी था कि पेशेंट एक्सपोजर अच्छा है इसमें, लाइक एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है उसको विद रिस्पेक्ट टू अच्छा फुटफॉल। तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं, क्योंकि देखो फैकल्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। किसी भी बड़े कॉलेज में आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी ही मिलेगी, आपको पेशेंट्स ज़्यादा कम मिल सकते हैं, वो तो आपको डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। तो पेशेंट के हिसाब से ठीक था, पीजी कोटा के हिसाब से ठीक था। उसके बाद में घर से तो दोनों लगभग बराबर डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो मैंने कहा यही ले लेते हैं फिर। हाँ ठीक है, चलो वो भी सही डिसीजन है। तो फाइनली अब आप अपनी दूसरी बैचलर में और एमबीबीएस की लाइफ में एंटर करते हो। अब आप सेकेंड ईयर में होंगे, राइट? हाँ, मैं सेकेंड। तो अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही है। लाइक पहले तो हम आए थे तो हमें लगा था कि अरे भैया ये तो पहले दिन हमें डॉक्टर बना देंगे। एक्सपेक्टेशन तो यही थी, लेकिन वो तो हमें ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि यार तुम तभी अंडे से बाहर भी नहीं ये क्या हुआ। मुझे तो लगा था, यूजुअली मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हाँ। जैसे आपको उन डॉक्टर ने भी बताया कि मैं तो परेशान हो गया। तो आपको भी ऐसा ही लगा अभी तक की अपनी 2 साल की जर्नी में? नहीं, मुझे ऐसा मतलब ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना। अब तुम नहीं पढ़ोगे तो पढ़ना ही पड़ेगा लास्ट में, लेकिन तुम थोड़ा बहुत कर रहे हो तो तुम पास हो जाते हो। लाइक टीचर्स भी सपोर्टिव है कि अगर तुम्हें दिक्कत है तुम पूछो, लेकिन उसके लिए दिक्कत भी तो होनी चाहिए। दिक्कत कब होगी? जब पढ़ोगे। बिना पढ़े तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लाइक पढ़ते रहो थोड़ा बहुत। अगर तुम लाइक अलग इन्होंने क्या HGDs वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा, कि मतलब ये टॉपिक हो गया, इसका आपका एक HGD होगा, मतलब आपका एक टीचर बैठा होगा, ठीक है, 5 बच्चों को लेके बैठेगा। हाँ। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपको आता आप जवाब दो, आपको नहीं आता पूछो कि मुझे नहीं समझ आया, बट उसके लिए पढ़ो। तो वो एक तरीके से आपके मतलब टाइम ड्यूरेशन उन्होंने डाल रखा था कि आपको इतने टाइम में ये तो पढ़ना ही। अब नहीं पढ़ोगे तो फिर वो तो एक बार बोलेंगे, 2 बार, वो तो ऑब्वियसली कहीं पे भी दिक्कत होगी। आप नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस में आने के बाद भी आपको वही 12-13 घंटे का जो आप शेड्यूल फॉलो कर रहे थे नीट में, उसकी जरूरत भी नहीं होगी। और आपका एक आदत तो बनी जाती है ना बैठने की, कि यार मैं 2-3 घंटे बैठ के आराम से स्टडी कर सकता हूँ। तो कभी एमबीबीएस करते करते वो जो आपका ड्रीम था वो एग्जाम क्लियर करने का, उसका नहीं सोचा? कभी कभी लगता है कि नोटिफिकेशन आया उसका वैसे? हाँ आया था, एग्जाम भी हुआ था, लेकिन
नहीं पढ़ा तो क्या फ़ायदा, क्योंकि कुछ जीके पढ़नी ज़रूरी थी, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे मैथ्स नहीं पसंद मुझे, जीके नहीं पसंद थी। अच्छा। तो लेकिन फिर एग्ज़ाम आया वाला, कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं यहाँ नहीं होता तो अब तक तो मेरे पास एक बुलेरो होती, उस पर नीली बत्ती होती, मेरे पास 4 गार्ड होते, तो ठीक है। ठीक है, हाँ, आई थिंक डेस्टिनी जो थी आपको यहीं पर लेकर आई। यहाँ क्या पता यहीं कुछ होना हो, यहीं कुछ होना हो रहा है। इसके बाद क्या प्लान है आपका आगे? पीजी। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम जो आपने सोची हो कि मुझे इसी में करना है? स्ट्रीम तो मैंने सोची है मेडिसिन या सर्जरी। अच्छा, मेडिसिन या सर्जरी में। तो सर्जरी में मैंने यूजुअली ऐसा सुना है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत हेक्टिक जॉब होती है। बहुत हेक्टिक होती है, तभी मैंने मेडिसिन भी सोची। ठीक है, मेडिसिन भी मिल जाए तो चलेगी। अच्छा, तो मतलब आप रेडी हो उस लाइफस्टाइल के लिए भी कि ठीक है, लेंगे हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो आपके केस में आप डेडिकेटेड थे, आपने एक स्केड्यूल फॉलो किया और आपको पता चलता रहा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, राइट? मैंने बहुत मतलब टेस्ट में आप आके देखो, आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको नहीं याद रहेगा, आपने कौन सा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही किया है आपको नहीं याद रहेगा, आपने जो गलत किया आपको याद रहेगा। तो आपको जितनी गलतियां करनी है आप मॉक टेस्ट में करो, भर के करो, भर के। आपको नहीं आता तुक्का मार दो। मैं तो ये करता था, क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं नहीं देखूंगा उसका आंसर क्या है, मैं उसे तुक्का मारूंगा, अगर वो गलत हो गया मुझे वो याद रहेगा कि मेरा ये गलत हुआ था। तो मैं इसलिए जानबूझ के तुक्के भी मारता ये तो, और जानबूझ के मैं गलत भी तुक्के मारता। मेरे को ऐसे लगता ना ए होगा, सी मारूंगा मैं। गलत होना चाहिए, ये मुझे याद होना चाहिए, मुझे कि ये क्वेश्चन यार याद करना है, गलत कर दे इसे याद रहेगा अपने आप। तो मैं वो करता था। और मतलब पेपर एनालाइज करना बहुत जरूरी है, राइट? कि यार तेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ढंग से तो नहीं आता, क्योंकि फिर आंसर्स भी मिलते, सॉल्यूशंस भी, और टीचर भी बताते थे। तो उसमें होता था कि यार मैंने इस कॉन्सेप्ट में मैंने शुरुआत तो ये की, लेकिन ग्लिच यहाँ आ गया मेरे, ठीक है, ये मैंने गलती कर दी। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि आप सिर्फ सही की तरफ जाओ। अगर आप उस टाइम देख लोगे कि आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ गलत हो रहा है, तो आगे अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो वो आपका कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। एक वो बहुत ज़रूरी है, राइट? तो वहाँ पे मिस्टेक्स एनालाइज करना, मॉक टेस्ट इसलिए देना ज़रूरी है, राइट? तो मैं यही बोल रहा था कि आपके केस में आई थिंक आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता चलता रहा क्या गलतियाँ कर रहे थे, जाकिर हुसैन से भी आप पढ़ते रहे, आपने एक बैचलर्स वहाँ से भी कर लिया, अभी भले आप MBBS में एनरोल्ड हो, जो आपका ड्रीम भी था परस्यू करना। बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आई थिंक 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, एंड एक पर्टिकुलर स्कोर से ऊपर नहीं आ पा रहा। बट कई बार क्या होता है ना, इंसान फिक्सेटेड हो जाता है अपनी ड्रीम पे कि करना तो मुझे MBBS ही है, और वहाँ पे ये इश्यू आता है कि जब एग्ज़ाम नहीं निकलता तो बहुत डीमोटिवेशन आने लगता है ना? तो इस साल भी आप देखोगे कोटा में कितनी ज़्यादा सुसाइड्स हुई, राइट? कि बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स डीमोटिवेट होकर सुसाइड कर रहे थे। तो वो कौन सा एक पॉइंट होना चाहिए जब स्टूडेंट्स को रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि यार शायद नीट एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट दी एंड, मैं कुछ और कर सकता हूँ। देखो, ये तो सबका एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। कई लोगों को क्या होता है, पेरेंट्स का प्रेशर, नहीं यही करना है, आपको यही करना है, तो उससे बच्चा फंस जाता है कि यार नहीं हो रहा है। तो मतलब अगर आप एक बार दो नहीं हुआ, आप थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करो। अच्छा, हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी में दिक्कत हो। आप उस फिजियोलॉजिकल स्टेट में नहीं एग्जाम देते टाइम, आप पहले बहुत अच्छे नंबर ला रहे हो, उस टाइम आप सो रहे हो, नींद में हो, कुछ नहीं हो रहा, आप नर्वस हो, तो एक तो पहले इन्वायरमेंट देख लो, फिजिकल स्टेट देख लो, आप उस हिसाब से ठीक हो। उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी देखो, क्या मैं सब्जेक्ट मतलब जो सिलेबस मुझे पढ़ना चाहिए वो मैं सही पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जैसे शुरुआत में मैंने किया, मैंने बाहर का सब कुछ पढ़ा, मेरे क्वेश्चन भी सही हो गए, पर फ़ायदा क्या उसका? उससे कुछ मिला ही नहीं, कोई अचीव ही नहीं हुआ, मुझे जो चाहिए वो तो नहीं मिला। अब एक्स्ट्रा नॉलेज का क्या करूँ मैं? एक्स्ट्रा उसमें लिख तो नहीं सकता कि मेरे को ये भी आता है भाई, मुझे देख लो, कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक तो होता है लिमिटेड सिलेबस होना ज़रूरी है, और अपने मन को रोकना कि नहीं यही इतना बहुत है। दूसरी बात, अगर दिक्कत है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो लोगों से पूछो यार तूने ये चीज़ कैसे पढ़ी, तो वो बताएंगे मैंने तो ऐसे पढ़ी। दूसरे से पूछो, क्या पता आपको उनमें से कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी मिल जाए जो आप अडॉप्ट करो और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए वो। जैसे मैंने भी की थी, मेरे को इनऑर्गेनिक बिल्कुल समझ नहीं आती थी, लोग कर लेते थे, यार मैंने कहा कुछ स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी, ये तो बहुत मतलब 15 क्वेश्चन तो है ही है, कुछ तो करना पड़ेगा, छोड़ भी नहीं सकते, रट भी नहीं सकते, दोनों काम नहीं हो सकते। तो ऐसे मेरे बैठे बैठे दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये स्ट्रेटेजी ऐसे बनाओ, इंक्रीजिंग याद करने की फिर कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वो स्ट्रेटेजी मतलब अपने आप को एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन टाइम से पहले। ये नहीं कि एग्ज़ाम के दिन या उससे 1 महीने पहले आप एक्सपेरिमेंट करें, वो नहीं करना। 1 महीने पहले हर तरीके की स्ट्रेटेजी सोचो, लोगों से पूछो कि ये चीज़ कैसे कर दी जा सकती है, वो अलग अलग राय देंगे। जितने ज़्यादा ब्रेन्स होंगे उतना ज़्यादा
वेराइड हो गया, तो आप उससे पूछो, हो सकता है वहाँ से काम निकल जाए। राइट। आप हर चीज़ कर चुके हो फिर भी आपसे नहीं हो रहा तो फिर आप छोड़ दो, है ना। लेकिन वैसे इतना मुश्किल है नहीं मेरे हिसाब से कि मतलब कोई सोचे कि करना है और ना हो, बट बाकी तो फिर किस्मत की भी बात होती है कि वो आपने 1 साल क्या किया, वो डिपेंड कराएगा कि आपने उस 3 घंटे में क्या किया है ना। वो 1 साल की जो पूरी मेहनत है वो 3 घंटे में जो डिसाइड होती है ना, बस वो दिन आपके लिए कैसा है, तो कहीं ना कहीं वो भी मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। राइट। अच्छा, मतलब सबका एक इमेज होती है ना दिमाग में मेडिकल कॉलेज की, आपकी भी रही होगी शायद। जैसे हमारे माइंड में कॉलेज की इमेज ये है कि जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बट वो बाद में पता चलता है कि पढ़ना भी है ना। तो मूवीज का एक स्टाइल अलग है, हमारा अलग है। क्या मेडिकल कॉलेज को लेके आप कोई ड्रीम लेके आए थे जो कॉलेज में घुसने के बाद, मतलब आपके दिमाग में एक इमेज थी जो कॉलेज में घुसने के बाद खत्म हो गई, या कोई नई इमेज बनी? पहले मुझे लगता था कि हम आएंगे, हमें वो कुछ ऐसा जादू करेंगे, हाँ, हमें सब आ जाएगा, हम पेशेंट देखने लग जाएंगे अगले दिन से। लेकिन यहाँ तो बहुत ही ऐसा लगता है कि कितने स्लोली हम डॉक्टर बन रहे हैं, बड़े धीरे धीरे। कभी कभी तो लगता है हम बन भी जाएंगे इस स्पीड से, ऐसा लगता तो नहीं। क्योंकि हर एक चीज़ पढ़ रही है आराम आराम से, क्योंकि 5.5 साल बहुत लंबा टाइम है, आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे पढ़नी है। तो कभी कभी लगता है यार बहुत स्लो है तो इससे अच्छा तो MSc कर लेता हूँ वापस, कुछ तो बन जाते हैं। सही बात है। कभी लगता है। अच्छा, ठीक है। और आपकी सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या है अभी तक का 2 साल की जर्नी का? तो जो फेस्ट हुआ था हमारा वही सबसे मेमोरेबल मोमेंट है। 3 दिन तक चला था वो। अच्छा। और काफ़ी इन्जॉय किया हमने, मतलब सुबह से लेके शाम तक नाच रहे, घूम रहे, फिर रहे, गेम्स हो रहे थे, खेल रहे हैं। राइट। लोग काफ़ी अच्छा था। राइट। तो आप जैसे रहते तो अभी रिलेटिव्स के यहाँ हैं अपने? नहीं, अभी मैं फिलहाल अकेले रहता हूँ। अच्छा, अकेले रहते हैं, आपने रूम ले लिया अभी अपना? तो यूजुअली आप रोज वहाँ वापस जाते हैं या कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्टल में रुक गए? कभी कभी रुक जाते हैं, जैसे मान लो फेस्ट है, अब रात में कौन जाएगा, यहीं सो जाओ, सुबह यहीं आना है। हाँ, तो रुक जाओ, सो जाते हैं। तो हॉस्टल लाइफ आपने थोड़ी बहुत ही एक्सपीरियंस की है, राइट? हाँ, लेकिन काफ़ी मतलब क्या कहना है आपका हॉस्टल लाइफ के बारे में? काफ़ी अच्छी है, आप आओ कभी हॉस्टल, आपको पता लगेगा। अच्छा, मतलब काफ़ी मज़ा आता है? काफ़ी मज़ा आता है। एंड हॉस्टल लाइफ में रहना भी ज़रूरी है ना? बहुत ज़रूरी है, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है आपका एक तरीके से, कि आप अकेले इतने सेम एज ग्रुप के सेम दिमाग से एक ही मेंटेलिटी के लोगों के साथ रहोगे तो मज़ा आएगा। तो चीज़ें तो होंगी है ना। तो कहीं ना कहीं हाँ, वो ग्रूमिंग भी करता है आपकी, और आपको काफ़ी सारे लाइफ एक्सपीरियंस भी ज़रूरी भी है, क्योंकि आप रोज़ एक नए पेशेंट से मिलोगे। रोज़ मतलब दिन के 100 पेशेंट से मिलोगे, वो 100 डिफरेंट लोग होंगे, उनको अलग से टैकल करना होता है, किसी को अच्छे से करना है, कोई गुस्से वाला भी है, कोई कैसा है। राइट। तो हर एक कैरेक्टर होना चाहिए। राइट। कुछ स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब 4 महीने के करीब बचे हैं एग्जाम में, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक्चुअली 3 ही बचे हैं। तो इन 3 मंथ्स को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें? लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लास्ट 3 मंथ्स में पहले तो अपने फॉर्मूलेस को कंपाइल कर लो फिजिक्स के लिए। तो अच्छा, कि मतलब शीट्स लो, एक चैप्टर 1 पेज फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं कि R² है कि R³ है। राइट। ठीक है, तो एक बार एक जब फॉर्मूले होंगे आप फटाफट देख लोगे टेस्ट से पहले, क्योंकि टेस्ट से पहले आप क्वेश्चन नहीं देखोगे फिजिक्स में, आप फॉर्मूले देखोगे। तो उसके लिए एक अलग कॉपी बनाई थी मैंने। तो अच्छा, मतलब उसमें मेन वही फॉर्मूलेस थे जो मतलब मैं भूलता था। अच्छा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग के लिए और मैग्नेटिक फील्ड एक रिंग के लिए, तो मतलब सेम भी है और थोड़े कंफ्यूजिंग भी हो जाएंगे। तो आपको वो बना लोगे तो इजी रहेगा, जैसे मेरे लिए था। राइट। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनिक तो मेरी हो ही गई थी। उसके बाद फिजिकल के लिए जो मेन वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट में एग्जांपल्स हो गए, या किसी और चैप्टर में किसी चीज़ के एग्जांपल्स हो गए, तो उनके लिए भी आप वर्ड्स लिख लो कि ये वर्ड है, ये वर्ड है। आप वर्ड को देखते रहोगे तो आपको पूरी चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप रिवीजन इस हिसाब से करो, बाकी NCERT पढ़ते रहो। फैक्ट्स जो है, डेट्स हैं, वो नहीं बदलेंगी, आपको रटनी ही पड़ेंगी। ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो उसको अलग से लिख के याद कर लो। ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 10-12 पन्ने हो जाएंगे, लेकिन उसमें आपका 50% सिलेबस आराम से आ जाएगा, कवर हो जाएगा। उसको आप 1 घंटे 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हो। राइट। और आपको फैक्ट्स देखने ही पड़ेंगे, वो पेपर में बदलेंगे नहीं कि तुक्का लग जाएगा, वो रटने ही पड़ेंगे। तो वो कर लो। उसके बाद में आप मतलब लास्ट मंथ में तो इतना मत करो कि आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हो। जो सीखी हुई है उसी को और परफेक्शन में लेके आओ। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे सबसे। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो 3 मंथ के लिए क्रूशियल है मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस कि आपको वही करना है।
राइट। और बाकियों से मत पूछो तूने कितना पढ़ा है मत पूछो। हाँ। अगर उन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा तो वो एक अंदर की शर्म के बारे में बोल देंगे हाँ मेरा तो ये भी हो गया क्योंकि अब बुरा लगता है ना कि यार मैंने नहीं पढ़ा, मैं उसे बताऊंगा ये क्या सोचेगा कि कैसा है ये। राइट। तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार इसने तो पढ़ लिया, अब शायद उसने ना पढ़ा हो। तो अब मतलब दूसरों से मत पूछो उसने कितना किया, तुमने कितना किया वो मैटर करता है। राइट। तो वो पढ़ते रहो अपना। ठीक है। ठीक है। अब कोई बाहर से तुम्हें क्वेश्चन मिले कि यार ये तो नई चीज़ है, मत देखो उसे, छोड़ दो। अगर पेपर में आ भी गया कोई बात नहीं, छोड़ दो। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो वो एक दिमाग को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है उस टाइम। राइट। तो आई थिंक हाँ ये 3 मंथ स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़रूरी है। और कपिल सर भी हमेशा इसी चीज़ पे फोकस देता है मैक्सिमम कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और अभी लास्ट ईयर से क्या देखा गया है कि असर्शन रीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस दे दिया है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आए थे। तो उसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है कि कैसे उसको अटेम्प्ट करें? स्ट्रैटेजी यही है कि असर्शन रीजन में हम चूज नहीं कर पाते कि ये ऑप्शन कौन सा जाएगा। राइट। ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे टीचर ने फिजिक्स के ने एक बहुत ही सिंपल वे में हमें समझाया था। अच्छा। हाउ टू अटेम्प्ट असर्शन रीजन। ठीक है। मैं आपको, उन्होंने सिक्कर का एग्जांपल दिया था, मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट आपका असर्शन है कि दिल्ली में इंडिया गेट है। ठीक है। इट इज़ ट्रू और फॉल्स, सबको पता है ट्रू है। मान लो आज बारिश हुई है, हम एग्जांपल लेते हैं। तो सेकंड रीजन है, एक सेकंड स्टेटमेंट मान लो, रीजन मत मानो अभी, कि सेकंड स्टेटमेंट है दिल्ली में बारिश हुई। मान लो आज बारिश हुई है, तो हाँ बारिश हुई। अब उसको देखो असर्शन रीजन, क्या दिल्ली में इंडिया गेट है इसलिए बारिश हुई है? नहीं, डज नॉट मेक सेंस। तो ऐसे पढ़ना चाहिए। तो मैं हमेशा यही लगाता था, असर्शन को स्टेटमेंट 1 सोचता था कि क्या ये सच है या नहीं है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है या नहीं है, क्या इसलिए ये है? तो उससे मेरे को पहले मेरे शायद 10 में से 2 या 3 सही होते थे, उसके बाद मेरे 7 से 8 सही होने लगे। मैं इस लॉजिक से देखने लगा क्वेश्चन को। तो तब आप, अगर आप उसको असर्शन और रीजन की तरह देखोगे तब कंफ्यूज होगे। 2 अलग स्टेटमेंट देखो, उसके बाद खुद डिसाइड करो क्या यही रीजन हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर उस हिसाब से ऑप्शन चूज करो। हाँ, तो बहुत हेल्पफुल होती है। हाँ, तो काफी डिटेल्ड आई थिंक एनालिसिस आपने दिया कि कैसे अटेम्प्ट करना है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। वो मेरे को पहले बहुत होती थी, उन्होंने मतलब करे यार मैंने सोचा ही नहीं यार ऐसे हो सकता है। हाँ, बिकॉज क्योंकि दिल्ली में बारिश इसलिए नहीं हुई क्योंकि इंडिया गेट है। अगर इंडिया गेट नहीं होता तो भी बारिश हो जाती, तो उस हिसाब से आपके पूरे ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। राइट। तो आपको वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स देखना है, स्टेटमेंट देखना है, एज अ स्टेटमेंट देखो, फिर खुद से डिसाइड करो क्या ये रीजन होगा, नहीं होगा तो ऑप्शन चूज करो। राइट। ठीक है, हाँ सही है। अच्छा, एक एडवाइस जो भी करंट नीट एस्पिरेंट्स है, एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या देना चाहोगे? मैं यही दूंगा कि आराम से पढ़ो। तुमने पूरे साल पढ़ा है तो तुम कर सकते हो, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर तुमने ढंग से पढ़ा है और ठंडे दिमाग से करोगे तो हो जाएगा। कभी भी ब्रेन में सैचुरेशन मत लाना एग्ज़ाम से पहले कि मैं एग्ज़ाम से पहले सब पढ़ लूँगा। अब कई बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम से पहले जस्ट पहले भी पढ़ के कर लेते हैं, बट मैं नहीं था। अगर मैं सुबह पढ़ लूँगा तो मैं एग्ज़ाम अच्छे से नहीं देख पाऊँगा। तो अपने दिमाग को कभी भी सैचुरेशन लेवल पे ले जाके एग्ज़ाम मत दो। बिना अगर तुम्हें अभी लगता है कि नहीं यार क्या पता उस टाइम कुछ ऐसा पढ़ लूँ जो पेपर में आ जाए, तो तुम करके देखो। मॉक टेस्ट में आज जैसे एग्ज़ाम है, आज मत पढ़ो, फिर एग्ज़ाम दे के देखो, और एक दिन पूरा टाइम पढ़ करके एग्ज़ाम दे के देखो। स्कोर्स तुम्हें बता देगा कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। राइट। ठीक है। जब आप अपने आप को अभी देखते हो तो एक चीज़ अपने बारे में क्या बदलना चाहोगे जब तैयारी करते थे? अगर मैं थोड़ा और पंक्चुअल होता, मैं लास्ट के 3 से 4 महीने जो ढंग से पढ़ता था, अगर मैं पूरे साल पढ़ता तो शायद मेरा पहले ही हो जाता, बीएससी शायद मेरी पूरी ना होती। तो मैं वही देखता हूँ कि अगर मैं उस टाइम ढंग से पढ़ता तो क्या पता हो जाता, या क्या पता कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि बीएससी ज्वाइन ना करके एक ड्रॉप और ले लेता और सीरियसली पढ़ ले। बट वो तो आई थिंक सिनेरियोज बन जाता है, क्या मैं ये कर लेता तो शायद ये हो जाता। फ्यूचर में आने के बाद आप सोचते हो कि मैं ये भी कर लेता, उसको चेंज नहीं। बट हाँ, आई थिंक उससे लेसन लेना जरूरी है कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है, कैसे डिसाइड करना है उसको। राइट। ठीक है। तो ये थे वरुण हमारे साथ, और काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ नीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड। होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया होगा। हम ऐसी और एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन उन स्टूडेंट से जिन्होंने इस नीट की जर्नी को अभी तक एक्सप्लोर किया है, जिन्होंने 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप लिए हैं, उनके साथ हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस लेके आते रहेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू दैट।
प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।